महाराष्ट्र की सियासत में जिनका नाम ही सबसे बड़ा पावर सेंटर है, देश की राजनीति में जिनका कद सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, चुनावी बिसात पर जो चाणक्य चाल चलने में माहिर माने जाते हैं, विरोधियों के लिए जिनकी तरकश में सबसे दमदार मारक हथियार हर वक्त मौजूद होते हैं, 83 साल की उम्र में भी जिनकी गिनती मराठा राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रपों में होती है, वो हैं शरद गोविंदराव पवार। और पवार का परिवार मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में है। मुझे समझ नहीं आता है कि शरदराव पवार को क्या हो गया है। आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने, क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद विपक्ष के जो सूरमा पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने वाले सबसे अहम रणनीतिकार हैं, उनमें शरद पवार की गिनती सबसे ऊपर की जाती है। निजी तौर पर वे मोदी के और मोदी उनके मुरीद हैं, लेकिन सियासत में नाता 36 का है और राजनीति की जंग में एक दूसरे की किलेबंदी को ध्वस्त कर देना ही दोनों का पहला मकसद है। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार की रणनीति इतनी महीन होती है कि कई बार विरोधी इसे समझ तक नहीं पाते। काट निकालने की बात तो बहुत दूर की है, और इसी के दम पर 1967 से राजनीति में उतरे शरद पवार ने अपने सियासी करियर के 6ठे दशक में भी अपनी चमक बना रखी है। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस दावत कर एनसीपी की नींव रखी थी। बाद में फिर कांग्रेस के साथ आए, लेकिन गठबंधन सहयोगी के रूप में। ऐसा करके उन्होंने अपने ऊपर किसी दूसरे आला कमान की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यही वजह थी कि पवार के फैसले खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं को बाद में चुभने भी लगे, और भतीजे अजित पवार ने पहले नाराजगी दिखाई, फिर अपने लिए अलग जमीन तलाशनी शुरू कर दी। बीजेपी को इसकी भनक थी। उसे पता था कि अगर शरद पवार के परिवार को कमजोर करना है तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं। शरद पवार की चुनौती को जड़ से मिटाने के लिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही थी। बीजेपी पवार के पावर सेंटर में सेंधमारी करने में पिछले साल जुलाई में कामयाब हो गई, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी और 40 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। उसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही एनसीपी कोटे के 8 विधायक सरकार में मंत्री भी बनाए गए। एनसीपी में हुई इस बगावत ने शरद पवार को कमजोर तो कर दिया, लेकिन पवार के तेवर पर कोई असर नहीं हुआ। मोदी विरोध का अंदाज पहले जैसा ही बना रहा। एक तरफ वे भतीजे के साथ एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट भी करते रहे। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, शरद पवार इसके सेंटर में नजर आए। शरद पवार एक ब्रांड नेम है। वो ब्रांड नेम महाराष्ट्र में आज से नहीं है, बरसों से है। 50 से 70 सीटों के बीच वो कई दशकों से महाराष्ट्र में अपने बूते पे लाते रहे हैं, और वो एक सिंगल मैन आर्मी है एक तरह से। तो उसको डिस्काउंट करके काम नहीं चलता। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको शून्य मान लिया गया था। वो बारिश में खड़े रह के उन्होंने भाषण क्या दे दिया एक बूढ़े आदमी ने, तो वो वायरल हो गया और हालत बदल गए। इस साल फरवरी में शरद पवार को तब झटका लगा जब चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी दे दिया। 6 महीने से अधिक चली सुनवाई के बाद ये फैसला आया। निर्णय का आधार एनसीपी अजित पवार गुट के साथ ज्यादा विधायकों और सांसदों के साथ को माना गया। शरद पवार के सियासी जीवन में ये सबसे बुरे दौर में से एक साबित हुआ, लेकिन 83 साल के पवार की ताकत देखिए। उन्होंने महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये माहौल तैयार कर दिया है कि वे आज भी चूके नहीं हैं, और उनका दावा है कि चुनाव में जनता उनकी ही अगुवाई वाली एनसीपी को असली एनसीपी पार्टी का दर्जा देगी। महाराष्ट्र में असली ताकत शरद चंद्र पवार जी की एनसीपी की है।
अजीत दादा पवार और उनके समर्थक कितनी भी ताकत लगा ले, शरद चंद्र जी पवार और सुप्रिया सुले को नहीं हरा सकते। अगर में शरद पवार साहब हर जात, धर्म और प्रांत के लोगों के साथ काम करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और देश भर में हर तरह के लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। तो वो किसी एक समुदाय या एक जात या एक प्रांत के लिए काम नहीं करते, वो सभी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। इस बार अब शरद पवार के पास घड़ी चुनाव चिन्ह नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में हुंकार भरने का प्रतीक माने जाने वाले तुतारी यानी रणभेरी बजाता हुआ व्यक्ति उनका चुनाव चिन्ह है। इसकी लॉन्चिंग में पार्टी का अंदाज बता रहा था कि शरद पवार ये चुनावी युद्ध पूरी शिद्दत के साथ लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा चुनावी बिसात पर अब शरद पवार के परिवार का मतलब वो खुद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले है। अजित पवार की नाराजगी के पीछे भी शरद पवार की तरफ से बेटी सुप्रिया को पार्टी में ज्यादा अहमियत देने को ही माना गया था। सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच भले ही पारिवारिक रिश्ते आज भी पहले की तरह हों, लेकिन पवार के परिवार की सियासत अब दो खेमे में बढ़ चुकी है और दोनों अलग अलग धड़े एक दूसरे के खिलाफ हैं। परिवार के पावर का सबसे बड़ा टसल बारामती लोकसभा सीट पर होने वाला है। सबसे दिलचस्प लड़ाई बारामती में ही होने वाली है, जो शरद पवार की कर्मभूमि रही है। यहाँ से पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले 2009 से सांसद हैं। इस बार भी सुप्रिया यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें अजित परिवार की पत्नी सुनेत्रा की तरफ से चुनौती मिलने की चर्चाएं भी उतनी ही तेज है। वे और अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को कैसे चुनकर लाए, इसी पर उनकी ऊर्जा जा रही है। अब उनके साथ में जो बचे कुचे लोग हैं, वे भी कभी भी उनका दामन छोड़कर अजित पवार जी के साथ जा सकते हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीमान शरद पवार जी केवल बारामती तक ही सीमित रह गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान ना के बराबर रहेगा। मोदी जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, वो हम बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार साहब की एनसीपी पूरा करेगी। और शरद पवार साहब के नहीं रहने से या उनके पार्टी से हमारे लक्ष्य को या हमारे अब की बार 400 पार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही वजह है कि इस बार की चुनावी जंग पर सबकी निगाहें टिकी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों की जंग इस बार आर पार की होने जा रही है। 2019 में राज्य में एनडीए ने 41 सीटें अपने नाम की थी। इनमें बीजेपी ने 23 तो शिवसेना ने तब 18 सीटें जीती थी। वहीं एनसीपी ने 4 तो कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की थी। अब राज्य में शिवसेना और एनसीपी दोनों का विभाजन हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन का लंबा दौर चला है। पिछली बार ज्यादा सीटें जीतने के आधार पर एनसीपी और शिवसेना यूबीटी की दावेदारी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीटों पर है। साफ है कि राज्य की हर सीट पर इस बार एनडीए और एमवीए में आर पार का मुकाबला होगा और शरद पवार इसमें मराठा राजनीति के ऊपर अपने असर का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मोदी की चुनौती को बढ़ा सकता है। ये 83 वर्ष का योद्धा आज भी रुकावट बन के खड़ा है मोदी जी के 400 के सपने के राह में। बाकी तो उन्होंने काफी कुछ मैनेज कर लिया, नीतीश कुमार को मैनेज कर लिया, दूसरे राज्यों में बीजू जनता दल को पा लिया, तेलुगु देशम को उन्होंने संभाल लिया। लेकिन महाराष्ट्र अभी जो दूसरे बड़ा राज्य है, जिसमें 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य, वहां अभी शरद पवार एक रुकावट इंडिया गठबंधन की है और उस रुकावट में सबसे बड़ी बाधा शरद पवार ही हैं। अभी अगर आप पिछले 6 महीने छोड़ दें तो पवार ने इससे पहले पर्सनल इंसल्ट्स मोदी को नहीं करी थी। तो ये एक और झुंझलाहट मुझे लगता है दिखाता है कि महाराष्ट्र में उनका जो दबदबा है वो कैसे कम हुआ है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर सब सवाल हैं कि क्या वो ग्रेसफुली जाते हैं सनसेट में, या वो लड़ाई करके जाते हैं, या वो द्वेष से जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले चुनाव में एक तरह से एक फुल स्टॉप लगेगा एक बहुत बड़े चैप्टर पे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जिसके दिग्गज नेता शरद पवार रहे। पवार के लिए राजनीतिक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना कभी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सांप सीढ़ी के इस खेल में हर जोखिम को मोल लिया। भले ही आज शरद पवार अपने भतीजे की बगावत को धोखेबाजी बताते हों, लेकिन 1978 में कुछ ऐसी ही कहानी उन्होंने खुद भी दोहराई थी। तब महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल सीएम थे। इस सरकार में शरद पवार उद्योग मंत्री हुआ करते थे। सरकार के नेतृत्व से वो नाखुश थे और मौका मिलते ही 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी। राज्य में कांग्रेस की वसंत दादा पाटिल सरकार इसकी वजह से 4 महीने बाद ही गिर गई। बाद में पवार ने समाजवादी कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई और जनता पार्टी से लेकर वाम
वामपंथी दल के समर्थन से अपनी गठबंधन सरकार बना ली। 38 साल की उम्र में खुद सीएम बन गए और 18 महीने तक इस पद पर रहे। इसके बाद पवार के सियासत के कई रंग दिखे। इसमें कोई रंग सबको साथ लेकर चलने का था तो कोई बगावत का था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर 1999 में कांग्रेस से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले शरद पवार के सियासी चाल का अंदाजा उसका कोई विरोधी कभी नहीं लगा सकता। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के इस महासंग्राम में शरद पवार पर खास निगाह बनाए हुए है। राजनीति के पिच पर शरद पवार कब कौन सी गोली फेंक दे कोई समझ नहीं पाता। जब पिछले साल एनसीपी के भीतर अजित पवार की बगावत की चर्चा शुरू हुई थी तब ये माना गया कि शरद पवार के लिखे स्क्रिप्ट के आधार पर ही ये सब हो रहा है और देर सवेर खुद शरद पवार भी एनडीए के साथ दिखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार ने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों की उन अटकलों को तब बेजा साबित कर दिया। बावजूद इसके उनकी हल्की सी भी नाराजगी इंडी गठबंधन के खेमे में हलचल का सबब बन जाती है। सत्ता आने के बाद मोदी जी ने ये बार बार कहा है कि मैं शरद पवार जी से मिलता रहता हूँ, उनसे मेरी सलाहें होती रहती हैं और उनकी मैं राय लेता हूँ। कोई हफ्ता ऐसा वैसे उनका स्टेटमेंट आया था, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब मैं शरद पवार जी से मिलता नहीं हूँ। ये इतने मधुर रिश्ते। और अब जब शरद पवार की बनाई पार्टी उन्होंने तोड़ दी है, पार्टी तोड़ने का उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जो रंज शरद पवार के मन में मोदी जी को लेकर रह जाएगा और जो इकट्ठा नहीं होने दे रहा वो ये रंज मेरे ख्याल से बना रहेगा। शरद पवार के हर दल के साथ अच्छे संबंध हैं। भले ही भतीजे ने बगावत की हो, लेकिन निजी तौर पर दोनों आज भी चाचा भतीजे की तरह पहले जैसे अपनेपन के साथ ही व्यवहार करते नजर आते हैं। यही वजह है कि समय समय पर अफवाहों की हवा तेज दिखती है। ये चर्चा भी तेज हो जाती है कि कहीं शरद पवार का मौसम विज्ञान कोई और सिग्नल तो नहीं दे रहा। अब काल के कपाल पर शरद पवार कौन सी नई इबारत लिखते हैं और क्या वो अपनी इस रणनीति से महाराष्ट्र में मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? इस सवाल का जवाब मिलने में ज्यादा देर नहीं, क्योंकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में जिनका नाम ही सबसे बड़ा पावर सेंटर है, देश की राजनीति में जिनका कद सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, चुनावी बिसात पर जो चाणक्य चाल चलने में माहिर माने जाते हैं, विरोधियों के लिए जिनकी तरकश में सबसे दमदार मारक हथियार हर वक्त मौजूद होते हैं, 83 साल की उम्र में भी जिनकी गिनती मराठा राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रपों में होती है, वो हैं शरद गोविंदराव पवार। और पवार का परिवार मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में है। मुझे समझ नहीं आता है कि शरदराव पवार को क्या हो गया है। आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने, क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद विपक्ष के जो सूरमा पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने वाले सबसे अहम रणनीतिकार हैं, उनमें शरद पवार की गिनती सबसे ऊपर की जाती है। निजी तौर पर वे मोदी के और मोदी उनके मुरीद हैं, लेकिन सियासत में नाता 36 का है और राजनीति की जंग में एक दूसरे की किलेबंदी को ध्वस्त कर देना ही दोनों का पहला मकसद है। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार की रणनीति इतनी महीन होती है कि कई बार विरोधी इसे समझ तक नहीं पाते। काट निकालने की बात तो बहुत दूर की है और इसी के दम पर 1967 से राजनीति में उतरे शरद पवार ने अपने सियासी करियर के 6ठे दशक में भी अपनी चमक बना रखी है। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से बगावत कर एनसीपी की नींव रखी थी। बाद में फिर कांग्रेस के साथ आए, लेकिन गठबंधन सहयोगी के रूप में। ऐसा करके
कि उन्होंने अपने ऊपर किसी दूसरे आला कमान की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यही वजह थी कि पवार के फैसले खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं को बाद में चुभने भी लगे और भतीजे अजित पवार ने पहले नाराजगी दिखाई, फिर अपने लिए अलग जमीन तलाशनी शुरू कर दी। बीजेपी को इसकी भनक थी। उसे पता था कि अगर शरद पवार के परिवार को कमजोर करना है तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं। शरद पवार की चुनौती को जड़ से मिटाने के लिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही थी। बीजेपी पवार के पावर सेंटर में सेंधमारी करने में पिछले साल जुलाई में कामयाब हो गई, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी और 40 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। उसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही एनसीपी कोटे के 8 विधायक सरकार में मंत्री भी बनाए गए। एनसीपी में हुई इस बगावत ने शरद पवार को कमजोर तो कर दिया, लेकिन पवार के तेवर पर कोई असर नहीं हुआ। मोदी विरोध का अंदाज पहले जैसा ही बना रहा। एक तरफ वे भतीजे के साथ एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ते रहे तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट भी करते रहे। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, शरद पवार इसके सेंटर में नजर आए। शरद पवार एक ब्रांड नेम है। वो ब्रांड नेम महाराष्ट्र में आज से नहीं है, बरसों से है। 50 से 70 सीटों के बीच वो कई दशकों से महाराष्ट्र में अपने बूते पे लाते रहे हैं और वो एक सिंगल मैन आर्मी है एक तरह से, तो उसको डिस्काउंट करके काम नहीं चलता। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको शून्य मान लिया गया था। वो बारिश में खड़े रह के उन्होंने भाषण क्या दे दिया एक बूढ़े आदमी ने, तो वो वायरल हो गया और हालत बदल गए। इस साल फरवरी में शरद पवार को तब झटका लगा जब चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह गाड़ी दे दिया। 6 महीने से अधिक चली सुनवाई के बाद ये फैसला आया। निर्णय का आधार एनसीपी अजित पवार गुट के साथ ज्यादा विधायकों और सांसदों के साथ को माना गया। शरद पवार के सियासी जीवन में ये सबसे बुरे दौर में से एक साबित हुआ, लेकिन 83 साल के पवार की ताकत देखिए। उन्होंने महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये माहौल तैयार कर दिया है कि वे आज भी चूके नहीं हैं और उनका दावा है कि चुनाव में जनता उनकी ही अगुवाई वाली एनसीपी को असली एनसीपी पार्टी का दर्जा देगी। महाराष्ट्र में असली ताकत शरद चंद्र पवार जी की एनसीपी की है। अजीत दादा पवार और उनके समर्थक कितनी भी ताकत लगा ले, शरद चंद्र जी पवार और सुप्रिया सुले को नहीं हरा सकते। अगर में शरद पवार साहब हर जात धर्म और प्रांत के लोगों के साथ काम करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और देश भर में हर तरह के लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। तो वो किसी एक समुदाय या एक जात या एक प्रांत के लिए काम नहीं करते, वो सभी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। इस बार अब शरद पवार के पास घड़ी चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हुंकार भरने का प्रतीक माने जाने वाले तुतारी यानी रणभेरी बजाता हुआ व्यक्ति उनका चुनाव चिन्ह है। इसकी लॉन्चिंग में पार्टी का अंदाज बता रहा था कि शरद पवार ये चुनावी युद्ध पूरी शिद्दत के साथ लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा चुनावी बिसात पर अब शरद पवार के परिवार का मतलब वो खुद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले है। अजित पवार की नाराजगी के पीछे भी शरद पवार की तरफ से बेटी सुप्रिया को पार्टी में ज्यादा अहमियत देने को ही माना गया था। सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच भले ही पारिवारिक रिश्ते आज भी पहले की तरह हों, लेकिन पवार के परिवार की सियासत अब 2 खेमे में बढ़ चुकी है और दोनों अलग अलग धड़े एक दूसरे के खिलाफ हैं। परिवार के पावर का सबसे बड़ा टसल बारामती लोकसभा सीट पर होने वाला है। सबसे दिलचस्प लड़ाई बारामती में ही होने वाली है, जो शरद पवार की कर्मभूमि रही है। यहाँ से पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले 2009 से सांसद हैं। इस बार भी सुप्रिया यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें अजित परिवार की पत्नी सुनेत्रा की तरफ से चुनौती मिलने की चर्चाएं भी उतनी ही तेज है। वे और अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को कैसे चुनकर लाए, इसी पर उनकी ऊर्जा जा रही है। अब उनके साथ में जो बचे कुचे लोग हैं, वे भी कभी भी उनका दामन छोड़कर अजित पवार जी के साथ जा सकते हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीमान शरद पवार जी केवल बारामती तक ही सीमित रह गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान ना के बराबर रहेगा। मोदी जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, वो हम बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार साहब की एनसीपी पूरा करेगी और शरद पवार साहब के नहीं रहने से या उनके पार्टी से हमारे लक्ष्य को या हमारे अब की बार 400 पार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही वजह है कि इस बार की चुनावी जंग पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों की जंग इस बार आर पार की होने जा रही है। 2019 में राज्य में एनडीए ने 41 सीटें अपने नाम की थी। इनमें बीजेपी ने 23 तो शिवसेना ने तब 18 सीटें जीती थी। वहीं एनसीपी ने 4 तो कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की थी। अब राज्य में शिवसेना और एनसीपी दोनों का विभाजन हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र विमले पर मंथन का लंबा दौर चला है। पिछली बार ज्यादा सीटें जीतने के आधार पर एनसीपी और शिवसेना यूबीटी की दावेदारी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीटों पर है। साफ है कि राज्य की हर सीट पर इस बार एनडीए और एमवीए में आर पार का मुकाबला होगा और शरद पवार इसमें मराठा राजनीति के ऊपर अपने असर का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मोदी की चुनौती को बढ़ा सकता है। ये 83